आज हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। आज हम बात करने जा रहे हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इन एन आयन। एक आयन में आउटर मोस्ट शेल यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इन एन आयन, यानी कि एक आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि एटॉमिक रेडियस एटम के न्यूक्लियस, एटम के अंदर जो सा न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फासला, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन आयनिक रेडियस में ऐसा नहीं है। आयनिक रेडियस में एक आयन के न्यूक्लियस का उस आयन के वैलेंस शेल के दरमियान फासला कहलाता है आयनिक रेडियस। आयन का आपको पता है कि आयन कैसे बनता है, जब एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या फिर वही एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है अपने वैलेंस शेल से, तो तब आयन प्रोड्यूस हो जाता है उस एटम का। ठीक है ना? जब आयन उस एटम का प्रोड्यूस हो जाता है तो उस एटम के आयन के न्यूक्लियस का उस आयन के वैलेंस शेल के दरमियान जो उनका फासला होता है, उस फासले को कहते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है ना? समझ आ गई आपको? यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट आंगस्टन, पिकोमीटर और नैनोमीटर। आंगस्टन की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, और फिर उसके बाद पिको प्रीफिक्स होता है, पिको इसकी वैल्यू होती है प्रीफिक्स के अंदर 10⁻12। इसी तरीके से नैनो की वैल्यू होती है प्रीफिक्स के अंदर 10⁻9। ठीक है ना? समझ आ गई आपको? यहाँ पर आंगस्टन, पिकोमीटर, नैनोमीटर की वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं। ठीक है ना? समझ आ गई आपको? इसी तरीके से द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज़ 95 पिकोमीटर, और कह रहा है द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज़ 181 पिकोमीटर। वो कह रहा है कि जो सा सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम होता क्या है? सोडियम एटम ये होता है, पहले मैं एटॉमिक रेडियस की बात बता रहा हूँ। ये क्या है? ये सोडियम का एटम है। ये सोडियम का एटम है। 2 इधर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आखिर में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये आखिर में क्या आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस न्यूक्लियस। ये ठीक है ना? ये न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फासला होता है एटॉमिक रेडियस। ये क्या है? ये सोडियम एटम है। ये क्या है? ये सोडियम एटम है जिसमें न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फासला कहलाता है जी एटॉमिक रेडियस। सोडियम एटम है ये, सोडियम आयन नहीं है। ठीक है ना? सोडियम एटम का ये एटॉमिक रेडियस जो सा है वो आता है जी, कितना है सोडियम एटम का एटॉमिक रेडियस? 186 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही ये सोडियम एटम अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करना चाहता है, तो ये सोडियम एटम क्या करता है? ये बानिस्बत 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर गेन करने के बजाय क्या करता है? ये वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज ही कर देता है। जैसे ही ये वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो फिर क्या होगा? ये लो, इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया वैलेंस शेल से। ठीक है ना? तो अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो ये शेल गायब हो जाएगा। जैसे ही ये शेल गायब हो जाएगा तो अब जोन सा एटॉमिक रेडियस अब ये बन जाएगा आयन। अब इस आयन का ये जोन सा आयन बन गया है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये आयन। ठीक है ना? ये जोन सा आयन बन गया है ना, ये आयन जोन सा बन गया है, इस आयन के न्यूक्लियस का इस वैलेंस शेल के दरमियान फासला, इसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस।
इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। ये आयनिक रेडियस क्या 95 होता है। सोडियम आयन का आयनिक रेडियस क्या होता है 95 पिकोमीटर, ठीक है ना। ये 186 पिकोमीटर होता है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, समझ आ गई। इसे हम कहते हैं आयनिक रेडियस, इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। इसी तरीके से क्लोराइड आयन, उसकी भी यही बात करते हैं कि क्लोराइड आयन जो सा होता है, क्लोराइड आयन के वैलेंस शेल में ये 2 हैं, क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही क्लोरीन एटम अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में बुलवाता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेता है, तो उस दौरान इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो सा न्यूक्लियस होता है क्लोरीन एटम का, इसका इससे फासला, ये क्या कहलाएगा, जो क्लोराइड आयन का एटॉमिक रेडियस उसने दिया हुआ है, आयनिक रेडियस है जो 181 पिकोमीटर, ठीक है ना, समझ आ गई। आयनिक रेडियस इसे कहते हैं। द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन, द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन, कैटाइन का आयनिक रेडियस, कि जो उनका कैटाइन है उसके आयनिक रेडियस की बात करने जा रहा हूँ, यानी कि सोडियम आयन की बात करने जा रहा हूँ मैं। सोडियम एटम के आयनिक, सोडियम आयन के आयनिक रेडियस की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे बात करने जा रहा हूँ। ये देखिए कि वाई द रेडियस ऑफ कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंटल एटम। क्यों कैटाइन का जो सा रेडियस होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है पेरेंटल एटम से, कि क्यों कैटाइन का रेडियस जो सा होता है, यानी कि कैटाइन का जो सा आयनिक रेडियस होता है, कैटाइन का जो सा आयनिक रेडियस होता है वो अपने पेरेंटल एटम के एटॉमिक रेडियस से कम क्यों होता है, वजह बताओ। वाई द रेडियस ऑफ कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंटल एटम। इसकी वजह यही है, इसकी वजह बताओ जी। इसकी वजह यही है कि जैसे ही ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के ये सोडियम एटम में बना रहा हूँ, और यहाँ पर करके एक वैलेंस शेल मैंने बना दिया, ये वैलेंस शेल मैंने बना दिया सोडियम का, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर मैंने सोडियम एटम बनाया हुआ है। ये क्या बनाया हुआ है, सोडियम एटम, ये सोडियम एटम मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये सोडियम एटम मैंने बनाया हुआ है। जैसे ही सोडियम एटम, अभी सोडियम एटम के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 8 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके शेल में, और 11 ही प्रोटॉन आ रहे हैं इसके न्यूक्लियस में, ठीक है ना, समझ आ गई। लेकिन जैसे ही ये सोडियम एटम क्या करता है, सोडियम एटम जैसे ही अपने आप को स्टेबलाइज रखने के लिए ये वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ये लो जी इसने खारिज कर दिया। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहता है सोडियम एटम, तो ये क्या करता है, ये वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है, जिसकी वजह से अब इसके वैलेंस शेल में, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो इसके शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, पहले 11 थे, अब इसके शेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है ना, अब इसके शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है ना, और 11 प्रोटॉन अभी भी इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो उनसे 10 इलेक्ट्रॉन
यानी कि ज़ाहिरी सी बात है कि एक बंदा है, उसको आप तकिया देते हो, सराहना देते हो कि इसको उठाओ, वो आसानी से उठा लेगा। लेकिन जैसे ही उसी बंदे को एक लोहे की रोड देते हो, लंबी सी 10 मीटर लंबी लोहे की रोड देते हो, वो उससे नहीं उठाई जाएगी। इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस पे आ गया बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो उनसे शेल हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आसानी से शेल्स के अंदर जो उनसा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं ना, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इन शेल्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस न्यूक्लियस का फासला, इस न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का फासला अपने पेरेंटल एटम से कम हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस जब हमने सोडियम एटम का निकाला था, वो क्या था, वो ज़्यादा था। सोडियम एटम का जो सा मैंने निकाला था, ये सोडियम एटम है, सोडियम ये न्यूक्लियस है, एक ये, 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर 3 शेल मौजूद हैं। पेरेंटल एटम किसे कहते हैं? पेरेंटल एटम उस एटम को कहते हैं कि जो पेरेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे बनाया है। इसी तरीके से इस एनायन को भी इस पेरेंट ने, यानी कि इस पेरेंटल एटम ने बनाया है, इसलिए ये क्या है, ये इसकी औलाद है, ये औलाद है, ये इसका बाप है, ये बाप है, ये बेटा है, ठीक है ना। इस बाप ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो अपना एक शेल इसका कम हो गया। जैसे इसका एक शेल कम हो गया तो ये कैटायन में तब्दील हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसका चूँकि यहाँ पर 3 शेल्स हैं, तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर 3 शेल्स हैं, यहाँ पर 2 शेल्स हैं। क्या इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर 3 शेल आ रहे हैं। इसका आयनिक रेडियस कम होगा क्योंकि यहाँ पर 2 शेल आ रहे हैं, ठीक है ना। बात याद रखो, यहाँ पर शेल्स की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से आयनिक रेड, जिसकी वजह से यहाँ पर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा आएगा। पेरेंटल एटम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा आएगा, कितना आएगा, वो है जी, कितना है जी, एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम है जी 186 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही पेरेंटल एटम अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल रखने के लिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ये शेल जो सा है ये गायब हो जाता है। जैसे ये शेल गायब हो जाता है तो बाकी 2 शेल बच गए। अब इस कैटायन का एटॉमिक रेडियस, इस कैटायन का आयनिक रेडियस हमारे पास कम आएगा। कितना आएगा, 95 पिकोमीटर। क्यों कम आया है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, 11 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जबकि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन कम हो चुके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ अपने पेरेंटल एटम से कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से आयनिक रेडियस जो सा होगा वो कम हो जाएगा, जबकि एटॉमिक रेडियस पेरेंटल एटम का वो ज़्यादा था, ठीक है ना। यही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है ना, यही सारी की सारी बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, कि क्यों पेरेंटल एटम का एटॉमिक रेडियस अपने पैदा किए हुए बेटे के आयनिक रेडियस से ज़्यादा होता है। पेरेंटल एटम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, जबकि कैटायन का आयनिक रेडियस अपने पेरेंटल एटम से कम होता है। इसकी वजह यही है कि कैटायन इज़ फॉर्म्ड
कि वाई द रेडियस ऑफ कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंटल एटम। इसकी वजह यह है कि कैटाइन इज़ फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कैटाइन कब बनता है? जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से रिलीज़ हो जाते हैं, तब कैटाइन बनता है। कैटाइन इज़ फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से शेल्स जो से होते हैं, उस एटम के शेल्स गायब हो जाते हैं। पहले 3 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, बाकी रह गए 2, ठीक है ना। अब उसके बाद द साइज ऑफ कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंटल एटम ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। इन 2 रीज़न्स की वजह से, ठीक है ना, ये पेरेंटल एटम का साइज़ इस कैटाइन से ज़्यादा है। ड्यू टू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज हो जाने की वजह से द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ इंक्रीज। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गई है। एंड साइज ऑफ एन एटम, जिसकी वजह से एटम का साइज़, या फिर आप कैसे भी कह सकते हैं साइज़ ऑफ कैटाइन